अगर आप चाहें तो अपनी बुक का चैप्टर 2 भी साथ साथ ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आज हमने चैप्टर 2 में से कुछ सब्जेक्टेड आइटम्स जो से हैं वो हमने स्टडी करने हैं। तो सेकंड चैप्टर आपके पास हीट कंडक्शन इक्वेशंस का इसमें से हमने सिर्फ स्टडी करना है कि हीट किस किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, आइदर वो वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है, आइदर स्टडी है और अनस्टडी है। सिमिलरली हमने कुछ इसमें बाउंड्री कंडीशन स्टडी करनी है, देन हीट जनरेशन कैपेसिटी इसकी हमने स्टडी करनी है। सो आपको पता है कि हीट जो सी है वो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में भी स्प्रेड होती है और उसकी एक ना कोई मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, जो रेट ऑफ हीट कंडक्शन है किसी भी डायरेक्शन के अंदर वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट के, कि उसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। ठीक है, अब वो टेम्परेचर डिफरेंस किस चीज के अगेंस्ट है, किसी भी लेंथ के अगेंस्ट या किसी भी डिस्टेंस के अगेंस्ट है, जिस डायरेक्शन के अंदर वो मूव कर रहा है या ट्रांसफर हो रहा है हीट या एनर्जी। ठीक है, अब हीट कंडक्शन बेसिकली डिपेंड करती है इसके ऊपर, डायमेंशंस के ऊपर भी और टाइम के ऊपर भी। ठीक है, और इसके साथ साथ वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है और मीडियम के अंदर भी। तो मतलब इसका टेम्परेचर का फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि किसी भी डायरेक्शन के अंदर जब हीट कंडक्शन हो रही होगी वो डिपेंड करेगी इसकी डायमेंशन क्या है, कितने टाइम के लिए है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या था, मीडियम की टाइप क्या थी और पोजीशन क्या थी। ठीक, इसी सिलसिले में हम अब स्टडी करेंगे कि आपकी हीट का आइदर स्टडी है और अनस्टडी है। ठीक है, तो जो हीट कंडक्शन को आप उससे पहले पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें साथ, कि हीट कंडक्शन क्या है। बेसिकली ये ना ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स टू लो एनर्जेटिक पार्टिकल्स। ठीक है, अब जो कंडक्शन है सिर्फ सॉलिड्स में होगी या लिक्विड्स में भी होगी या गैसेस में भी होगी, ये आप मुझे बता दे कोई बंदा। क्या गैसेस तीनों के, में होगी सर। तीनों में होगी जी। सेम डेंसिटी होगी तो तीनों के अंदर आपकी कंडक्शन होगी। ठीक है, अब हीट ट्रांसफर सेम लाइक जैसे वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क होता है, इसी तरह आपके पास हीट कंडक्शन भी या हीट ट्रांसफर भी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। अगर किसी सिस्टम के अंदर हीट ऐड हो रही है तो वो सिस्टम जो सा वो पॉजिटिव कंडीशन में चला जाएगा, लेकिन जिस सिस्टम के अंदर से हीट निकल रही है वो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में चलाएगा। अब जो ड्राइविंग फोर्स है किसी भी हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म के अंदर वो बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस है। जिस तरह टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जाएगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो आपके पास जो पहला टॉपिक है स्टडी एंड ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन कंडक्शन है। अब जो स्टडी कंडीशंस हैं वो क्या है, अगर तो आपके पास हीट कंडक्शन किसी भी मीडियम के अंदर डिपेंड करे, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर जो भी हीट ट्रांसफर है वो हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टाइम के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, तो वो आपकी स्टडी है। मींस के आपके पास एक दीवार है, ये देखिए नीचे वाली एग्जांपल में। ठीक है, दीवार के एक साइड टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे के अंदर अंदर की साइड में 7 डिग्री सेल्सियस है। ये सुबह 2 बजे का टाइम, ये दोपहर 2 बजे का टाइम था। ठीक है, शाम 5 बजे तक टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो ऐसी कंडीशन जो टाइम के साथ चेंज ना हो, ठीक है, वो आपकी स्टडी कंडीशंस कहलाती है। बात समझ लगी? ठीक है, सिमिलरली ऐसी कंडीशंस जो आपकी टाइम के साथ चेंज हो, ठीक है, वो आपकी अनस्टडी कंडीशंस कहलाती है। अब अनस्टडी की एक तो वॉल हो गई, दूसरी एग्जांपल मुझे कोई दे बंदा। कोई देगा आपके बंदा मुझे दूसरी इसकी? घरों में, घरों के अस्सलाम अंदर वालेकुम आपके सर। रैपिड। जी वालेकुम सलाम। तो अगर वाटर को
एटमॉस्फेयर में रखा जाएगा तो उस सन की जो रेज होंगी वो उसको हीट अप कर देंगी। हीट अप होने की वजह से उसका एग्जैक्टली टेम्परेचर टाइम के के साथ 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 एग्जैक्टली टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टाइम के साथ साथ टेम्परेचर आपका चेंज होगा। सिमिलरली मोस्ट सिंपल एग्जांपल है घरों में आपके रेफ्रिजरेटर्स की, ठीक है। कि अगर आप अपने फ्रिज के अंदर कोई चीज रख दें तो उसका टेम्परेचर वेरी करने लग पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सिमिलरली इसकी assumptions है कुछ स्टडी स्टेट की कि आपके पास यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी हो, मींस के थ्रू आउट उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो सेम हो, मटेरियल आपका सेम हो, मींस इसकी डायमेंशन सेम हो, ठीक है। ये नहीं कहीं से इसकी थिकनेस ज्यादा हो कहीं से इसकी कम हो। टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ वन डायरेक्शन ओनली। स्टडी के अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर टेम्परेचर बढ़ता हो वो है एक्स कंडीशन, या एक्स में होगा या वाई में होगा या जी में, लेकिन होगी एक ही डायरेक्शन, ठीक है। नो हीट इज जनरेटेड मीन्स उसकी सेल्फ हीट कोई जनरेशन ना हो रही है, ठीक है। ये इसकी कुछ assumptions है। सेकंड हमारे पास है इसी से रेलिवेंट है लंप सिस्टम। लंप सिस्टम हमारे पास रेलिवेंट है स्पेशल केस विद रिस्पेक्ट टू स्टडी एंड अनस्टडी कंडीशंस, ठीक है। अब उसमें स्टडी क्या था कि आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा हो विद चेंज सर जी टाइम। जी बेटा जी जी बोलो। सर जब हीट ट्रांसफर होगी तो टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा, तो अगर टेम्परेचर ही चेंज हो रहा तो इसका मतलब तो हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रही। जी अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, स्टडी ये है बेसिकली कंडीशन, स्टडी कंडीशंस अनस्टडी कंडीशंस, ठीक है। अब स्टडी कंडीशंस में है कि आपका जो हीट ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना हो रहा हो, मतलब कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है बेटा, ये देखो दीवार की। अब ये एक वॉल है, ठीक है। अब वॉल के अंदर आप दो टाइम्स के ऊपर इसका टेम्परेचर नोट करें। बाहर वॉल का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, अंदर की साइड पे है 7 डिग्री सेल्सियस। अब 2 PM के ऊपर ये था। अब क्या हुआ, शाम 5 बजे आपने नोट किया बाहर का 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, अंदर का 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो देखिए ये टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो टेम्परेचर चेंज हो गया, 15 था 12 हो गया, 7 था 5 हो गया, ठीक है। ये स्टडी है मींस कि चेंजिंग आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसके अंदर क्या है कि आपको बाहर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, इधर भी 15 सेल्सियस हो गया 5 बजे, इधर 7 है, इधर अब हीट ट्रांसफर नहीं। बात समझ लगी कि जब आपका हीट ट्रांसफर ना हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टेम्परेचर चेंज ना हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आपका स्टडी कहलाता है। जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा बेटा तो आपका हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। बात समझ लगी आपके नहीं? यस सर। सर अभी क्लियर नहीं हुआ सर ठीक से। यहाँ पे कोई लिखा हुआ बात कि हीट कंडक्शन इन अ मीडियम इज सेड टू बी स्टेडी जब टेम्परेचर की यानी कि वेरी ना करे। तो सर जब हीट कंडक्शन हो ही नहीं रही तो फिर उसको कैसे कहेंगे, वो तो वैसे अच्छा, जीरो होगी मैंने हीट आपको कंडक्शन। एक चीज बताई है, जो हीट कंडक्शन का ड्राइविंग मैकेनिज्म वो क्या है? टेम्परेचर। ऐसे ही है ना, जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा तो हीट कंडक्शन बेटा कैसे हो रही है? ये बेसिकली थोड़ा सा लफ्जों का हेर फेर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब आपका ड्राइविंग मैकेनिज्म हीट ट्रांसफर के अंदर टेम्परेचर है, तो साथ ये भी कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा तो आप फौरन समझ, जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा तो हीट कंडक्शन जीरो है, हीट ट्रांसफर जीरो है। बेसिकली तो हीट ट्रांसफर का मतलब ये ना हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन ये तो नहीं ना बताया कि हीट ट्रांसफर इधर 0% हो रही है या 100% हो रही है। जब टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर ग्रेडियंट ही जीरो है तो हीट ट्रांसफर ही ऑटोमेटिकली जीरो हो गया, ठीक है। अब समय लगी यस कि सर। अगेन सर यही समझ लगी है कि स्टडी में हीट कंडक्शन या ट्रांसफर नहीं होती। जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि लॉन्ग टर्म टाइम यस के सर। अंदर ये आपके टेम्परेचर के अंदर इतनी ज्यादा वेरिएशन या वेरिएशंस होंगी ही नहीं, वो आपके स्टडी कंडीशंस कहलाते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आपका जो एक कमरा है, घर का रूम है, ठीक है, आप इसके डोर्स वगैरह क्लोज कर दें और बाहर का आपका टेम्परेचर और होगा और कमरे का टेम्परेचर और आप अगर आप 2-3 घंटों के बाद देखेंगे तो आपका कमरा स्टिल ठंडा हो गया एज कम्पेयर टू बाहर की निस्बत, तो आपकी स्टडी कंडीशन है।
अगर आप इसके डोर्स ओपन कर दें कमरे के, गर्म हवा अंदर से क्रॉस होने लग पड़े, तो आपका टेम्परेचर डिफरेंस चेंज हो जाएगा, मींस आपका टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा तो आपके टाइम के हिसाब से कमरे का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा, तो वो आपका ट्रांजिएंट या अनस्टडी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, यस सर। अब दोनों का डिफरेंस पता लगा क्योंकि लम्प सिस्टम जो है इसका ऑपोजिट है। ठीक है, अब एक लम्प सिस्टम में क्या है कि स्पेशल केस ऑफ वेरिएशन विद टाइम बट नॉट विद पोजीशन। इसके अंदर एक वर्ड और ऐड हो गया, बट नॉट विद पोजीशन। ठीक है, जो आपका टेम्परेचर है, जो अनस्टडी के अंदर सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू टाइम था ना, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। बात सुने, आपको आपको ये बताया गया ना कि आपके अनस्टडी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा है, लेकिन जो लम्प सिस्टम है उसके अंदर टाइम के साथ तो होता है लेकिन पोजीशन नहीं होती, उसके अंदर पोजीशन भी हो जाती है अनस्टडी के अंदर। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल कैसे है लम्प सिस्टम के अंदर। अब हमारे पास दो एग्जांपल है, एक है एक कॉपर बॉल या कोई भी आयरन बॉल है, सेकंड आपके पास एक पोटैटो। ठीक है, अब टेम्परेचर इन पोटैटो बॉल देखें, सॉरी इन कॉपर बॉल है, जब वो हीट अप होगी तो उसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली हर पॉइंट पे सेम होगा। अब वो टाइम के साथ साथ बढ़ता तो रहेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि आपकी बॉल का टेम्परेचर एक साइड पे ज्यादा हो और दूसरी साइड पे कम हो। ठीक है, मिनिमम वेरिएशंस होंगी जो निग्लिजिबल होंगी, तो वो आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम है बट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन नहीं है, तो ये आपका लम्प सिस्टम में कहलाएगा। सिमिलरली अगर आपने कोई इसकी एग्जांपल है, अगर वेजिटेबल साइड पे चले जाएं, अगर आप एक पानी के अंदर आप एक पोटैटो बॉयल कर रहे हैं, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो उसका टेम्परेचर है बाहर की सतह का और होगा, अंदर की सतह का और होगा, तो वो वेरी कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन भी, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंस है। तो इस वजह से जो ऐसे सिस्टम्स होंगे जो टाइम डिपेंडेंट होंगे लेकिन पोजीशन डिपेंडेंट नहीं होंगे, वो आपके लम्प सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, लम्प सिस्टम की समझ लगी बेटा? तो हमें से बताना चाहेगा लम्प सिस्टम क्या होते हैं बेटा? सर यहाँ पे फिर ये कॉपर बॉल जो है वो लम्प सिस्टम है। कॉपर वाला लम्प सिस्टम है। ठीक है, तो आप में से मुझे तीनों में डिफरेंस बताना चाहेगा ताकि फिर हम आगे बढ़े। सर जब हीट कंडक्शन या हीट ट्रांसफर हो और टेम्परेचर जो है वेरी करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो सर होगा अनस्टेडी या ट्रांजिएंट कंडीशंस में आएगा वो। और अगर सर हीट ट्रांसफर ही ना हो और टेम्परेचर सेम रहे, टेम्परेचर वेरी ना करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो स्टेडी कंडीशंस में आ जाएगा। तो अगर टेम्परेचर में वेरिएशन तो हो रही हो लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो, पोजीशन पे डिपेंड ना करे, तो फिर वो लम्प्ड सिस्टम में आ जाएगा। इसकी एग्जांपल है ये कॉपर बार, जहाँ पे यूनिफॉर्मली टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, स्टडी की एग्जांपल बता दें मुझे। स्टडी सर ये है कि हमने किसी भी चीज को अगर इंसुलेट किया हुआ है तो उसके बाहर वाली साइड का टेम्परेचर और होगा, अंदर और होगा, तो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर नहीं होगी, तो वो स्टेडी कंडीशंस में आ जाएगा क्योंकि वो इंसुलेट हुआ हुआ है सर। जी ठीक है, और स्टडी अनस्टडी ये है कि अगर हमने रूम का डोर ओपन कर दें तो बाहर टेम्परेचर अगर ज्यादा हो तो अंदर कम हो, तो वो हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर बाद टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा रूम का, तो ये अनस्टडी की या ट्रांजिएंट की एग्जांपल में आ जाएगा सर। ठीक है सर ये पोटैटो की एग्जांपल ये किस चीज की दी है आपने? बेटा, ये समझाने के लिए लम्प सिस्टम क्या होता है और नॉन लम्प सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ठीक है सर, ये पोटैटो तो पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। देखें एक साइड पे ज्यादा टेम्परेचर है तो दूसरी साइड पे कम है, तो इसकी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है ना, टेम्परेचर के इस साइड पोजीशन, इस पोजीशन पे टेम्परेचर हो रहा है, इस पोजीशन पे हो रहा है। तो तो सर ये लम्प सिस्टम की एग्जांपल ये भी है? ये एग्जांपल नहीं है, ये तो समझाने के लिए आपको बताया ना। अगर मैं आपको सिर्फ ये बता देता तो आपको समझ नहीं लगनी थी, तो इसलिए इसको साथ आप कॉपी किया हुआ है। ठीक है,
अब इसमें देखे ना, हर पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर सेम है ना, यस सर। ठीक है, तो ये आपका लम्प सिस्टम है, लेकिन इसके हर पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर सेम नहीं है, पोजीशन यानी ये पोजीशन डिपेंडेंट है, तो इसलिए नॉन लम्प सिस्टम है। यस। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल हीट ट्रांसफर। जैसे आपको मैंने बताया था कि आपके पास जो हीट ट्रांसफर है किसी भी डायमेंशन में या डायरेक्शन में होता है। इसमें जो पहले है वो 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। ये आप ही मुझे बताइए क्या होता है 1 डायमेंशनल, ये नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा। सर जिसमें हीट ट्रांसफर सिर्फ फंड एक ही डायरेक्शन में हो गई हो। मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ, बुक से वेट कर। जो है 3 डायमेंशनल, बेसिकली आपके पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई एंड जी, ठीक है। अगर तो आपका सिर्फ एक्स डायरेक्शन में या इधर एक्स डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा हो, इधर वाई डायरेक्शन में हो रहा हो, इधर जी डायरेक्शन में हो रहा हो, सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा हो, तो वो आपका 1 डायमेंशनल सिस्टम्स कहलाते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके 2 डायरेक्शन में हो रहा तो आपके 2 डायमेंशनल्स कहलाएंगे। इसी तरह आपके अगर 3 डायमेंशन में हो रहा तो 3 डायमेंशंस कहलाएंगे। अब मुझे 1 डायमेंशन की एग्जांपल बताएं, 2 डायमेंशन की बताएं और 3 डायमेंशन की बताएं, ये आपने मुझे बताया। सर एक बारीक सी स्ट्रेट वायर है, तो उसमें सर अब अगर हम एक एंड को हीट करेंगे तो वो सर 1 डायमेंशन में ही हीट मूव करेगी, यानी कि जो उसकी एक ही डायरेक्शन में होगी स्ट्रेट। एग्जैक्टली। और 2 डायमेंशन में ये आ जाता है सर कि थोड़ी कोई ब्लॉक हो थोड़ा कॉपर का, यानी कि रेक्टेंगल शेप का, तो अगर हम एक एंड को नीचे से वो हीट देंगे तो वो साथ ही साथ वर्टिकल भी हीट मूव करेगी और हॉरिजॉन्टल भी मूव करेगी, तो वो 2 डायमेंशनल में आ जाएगा। ठीक है सर अगर एक कंडक्टर सर कोई भी वायर है या फिर किसी मेटल का कोई चीज अगर हमने पकड़ी हुई हाथ में तो वो भी 2 डायमेंशन में आएगी क्योंकि हीट ट्रांसफर हो गया मेटल से हमारी बॉडी के अंदर। जी, एग्जैक्ट, वो 2 डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, 3D शेप्स होती हैं, कोन की, सिलेंडर की, क्यूब्स की। समझ आ रही बेटा, थोड़ा लाउड बोले आप, जो सर फीमेल कोन बोल। की शेप, क्यूब की शेप, सिलेंडर की शेप, ये 3D डायमेंशन में होती हैं। एक्स वाई जेड में तीनों प्लेन्स होते हैं। जी ठीक है, ये आपका तीनों का आ गया। अब इसके नीचे आ जाए, जो आपने पढ़ा हुआ ये आपका हीट फ्लो थ्रू कंडक्शन है। ये फॉर्मूला बेसिकली फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है, आपने पढ़ा नॉर्मली कंडक्शन का। तो इससे रेलिवेंट एक न्यूमेरिकल है हमारा हीट जनरेशन का, ठीक है। हीट जनरेशन बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि आपकी आइदर हीट प्रोड्यूस कैसे हो रही है, आइदर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, न्यूक्लियर हो रही है और केमिकल हो रही है, ठीक है। तो अगर इसी कन्वर्जन को हम करेक्टराइज करते हैं या डिफाइन करते हैं कि आपके पास हीट प्रोड्यूस हो रही है। सिमिलरली आपके पास इसकी एग्जांपल ये कि कोई वायर है, जब उसके अंदर से करंट पास होगा तो उसकी जो जब इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इसके अंदर से पास होगी तो उसका जो हीट है या जो वायर है वो हीट होने लग पड़ेगी। वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? आई स्केयर आर की, जो आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। अब आई इसमें करंट है एंड आर जो आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है। मुझे ये बताया अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उसकी हाई है तो उसका जो वायर का टेम्परेचर हाई होगा या लो होगा? हाई होगा सर। इलेक्ट्रिकल, हाँ, इट्स मीन्स उसकी बेरिंग कैपेसिटी हाई हो जाएगी, ठीक है। मीन्स अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हाई है तो आपका हाई टेम्परेचर तक उसको अचीव कर सकते हैं बिफोर बर्निंग, ठीक है। अब इसी के अंदर हमारे पास हीट सिंक एंड हीट सोर्स आ जाते हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो एनर्जी रिलीज करें, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे, वो आपके पास हीट सोर्स होते हैं। और सिमिलरली जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, जो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपके पास हीट सिंक के चार्जेस कहलाते हैं, ठीक है। जो आपके पास हीट जनरेशन है बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना है, वो एक्स डायरेक्शन में भी होता है, वाई में भी होता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि 3 डायमेंशनल फिनोमिना, ठीक है। तो इसी के रिलेशन के ऊपर आपके पास ये रिलेशन है जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं किस साइड के ऊपर हीट जनरेशन है, कितने वॉल्यूम के इसका रिलेशन है। बेसिकली
ये आप इसको डेरिवेटिव या इंटीग्रेट ना करें, आप डायरेक्ट इसका रिलेशन है जी कैपिटल जी इज इक्वल टू स्मॉल जी इनटू वी, वेयर जी इज अ कांस्टेंट रेट ऑफ हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, इसी का अब हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये आपको समझ आ जाएगी। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 1200 हेयर ड्रायर, आपके पास एक हेयर ड्रायर है जिसकी कैपेसिटी, जिसकी पावर है 1200 वॉट्स, और जिसकी जो वायर की लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और उसकी जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, डिटरमाइन द रेट ऑफ हीट जनरेशन इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम। देखें, आपने हीट जनरेशन कैलकुलेट करनी है पर यूनिट वॉल्यूम के साथ। ठीक है, एंड द हीट फ्लक्स, हीट फ्लक्स भी आपने फाइंड करना है। हीट फ्लक्स का क्या फार्मूला आता है, स्मॉल q इज इक्वल टू q बाय a, पढ़ा हुआ है ना पीछे आपने। यस सर। ठीक है, अब आपने एक g इज इक्वल टू स्मॉल जी बी का ये फार्मूला यूज करना है इसके अंदर, और एक हीट फ्लक्स का यूज करना है। तो अब आप देखेंगे इसके अंदर से कैसे कैलकुलेट होगा, ये आपने कैलकुलेट करके दिखाएंगे, जल्दी इस कैलकुलेट करके आंसर पाएं। आपके पास बुक है, कॉपी ना कीजिएगा, इस न्यूमेरिकल को समझ के करें, नहीं होगा तो करना तो हमने है ही है। ठीक है, इसलिए इसको करके देखें एक दफा बिफोर रिकॉर्ड के। सर जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो एक बार रिपीट कर दें प्लीज। ये रहे बेटा, मैं जी इज इक्वल टू स्मॉल जी। सर ये लार्ज जी किसके, ये क्या शो कर रहा है हमें? जी बेसिकली आपके पास ये पावर वॉट शो कर रहा है। सर हीट फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू ओवर ए है। हाँ जी, क्यू बाय सर क्यू तो नहीं है इधर। ऊपर क्यू पावर को भी रिप्रेजेंट करता है ना बेटा, पावर, एनर्जी, ठीक हीट जनरेशन। ठीक है, तो वो 1200 वॉट जो है ना, ये पावर, एनर्जी, हीट जनरेशन की सारी चीजें हैं।
सर हीट फ्लक्स निकला 15.92 और अच्छा जी की वैल्यू सर 50 निकली। चलें एक आधी फीमेल का भी देख लें, वेट करें फिर हम करते हैं, देखते हैं। सर लेंथ और डायामीटर दोनों को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है? बेटा सेम यूनिट सेम होने चाहिए। सर जैसे इधर सेंटीमीटर है, तो अगर दोनों का सेंटीमीटर है, इनको सेंटीमीटर ही रहने दें? फिर सेंटीमीटर रहेगा। जी सर। सर हीट फ्लक्स 14.9 आता है, राउंड ऑफ होके 15 ही। जी निकालें, हीट जनरेशन कहना चाहो। सर हीट जनरेशन 212 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है और हीट चलें, फ्लक्स देख लेते 15.9। हैं। हीट जनरेशन आपको कितना है? 12। ठीक है, और वो जो बच्चे ने निकाला आपने पहले, बेटा आपका कितना? 15। ना सर ना मेरा गलती 50 50 निकला। आ रहा था, आपने कहा गलती की अभी? जी सर। नहीं, आपके जो हीट जनरेशन कांस्टेंट आपने कहाँ पे गलती की है? आपका 50 कैसे है? सर मैंने वो वॉल्यूम कैलकुलेट किया, उसको लेंथ को मल्टीप्लाई किया उसको डायमीटर से। वो डायमीटर से सिंपल नहीं ना होना था, वो एरिया इनटू होना था ना, एक्स इनटू वाई निकालना था। ठीक है, तो देन उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना था, फिर वॉल्यूम निकालना था। ये देखिए, ठीक है। आपने कैसे वॉल्यूम निकाला है मुझे बताएंगे जरा? जी सर, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय एल लेंथ। आपका ठीक है, ये बेटे ने निकाला है, छोटे इसने जिसका थोड़ा निकला है, इससे पूछना इसने किस फॉर्मूले से निकाला है बेटा? सर ये वॉल्यूम d स्क्वायर ओवर 4 आपका नहीं क्यों है? बेटा, फीमेल बेटा आपका नहीं, ये जो लड़के ने निकाला है उसका पूछ रहा हूँ। और आपका जो है हीट फ्लक्स है इतना ही आया बेटा, फीमेल और दोनों साइड्स का? यस सर 15.92 है। ठीक है। यस सर। सर ये फार्मूला जरा कर दे, ये वॉल्यूम आपने निकाला। किस चीज का बेटा?
कौन सा फार्मूला? चलो मैं आपको बता देता हूँ जो हीट जनरेशन है बेसिकली, ठीक है, जो आपका न्यूमेरिकल डिटरमाइन द रेट ऑफ हीट जनरेशन द वायर, ठीक है। हीट जनरेशन आपने वायर के अंदर कैलकुलेट करनी है। आपके पास टोटल जो है हीट, जो उसकी पावर रिक्वायरमेंट वो मेंशन है, और डायमीटर उसका मेंशन और उसकी लेंथ मेंशन है, ठीक है। तो इसका फार्मूला आप लोग को बताया था, कैपिटल जी यानी हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू वॉल्यूम है, ठीक है। कांस्टेंट ही आपने फाइंड करना है। तो पावर आपके पास इनिशियली गिवन थी, तो आपने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना एरिया इनटू लेंथ के साथ। अब एरिया आपने पाई डी स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर गिवन है पाई डी स्क्वायर बाय 4 into L से आपने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना है। और जो आपके पास हीट फ्लक्स का फार्मूला आता है वो आपके पास स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू बाय ए होता है। और क्योंकि आपके पास कैपिटल क्यू हीट जनरेशन है, और इधर जो आपके पास हीट रिक्वायर्ड है या पावर रिक्वायर्ड है वो 1200 वॉट है, तो ये जी इज इक्वल्स टू 1200 वॉट्स है, ठीक है। और सिमिलरली एरिया इधर जो सा है आपके पास पाई डी एल आना है। अब इधर वो उधर वॉल्यूम का था, इसलिए पाई डी स्क्वायर में 4 into L आया है। इधर जो एरिया सिंपल पाई डी एल आना है, ठीक? इसके लास्ट के ऊपर आप आएंगे ना तो न्यूमेरिकल्स हैं कुछ। सर वैसे आज हमारी प्रैक्टिकल की क्लास थी। कोई बात नहीं बेटा, प्रैक्टिकल आपके थोड़े से 7-8 से हैं, इसीलिए ये टॉपिक कवर किया है। तो फिर आगे रमजान आ जाना ना, तो कोशिश करनी है कि हम आपकी ना एक की बजाय 2-2 3-3 थ्योरी कर लें। रमजान में थोड़ा सा इजी हो जाएगा फिर हमें। तो एक दिन ज्यादा पढ़ने के बजाय एक एक 2-2 टॉपिक करके पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर वो जो आपने हमें प्रैक्टिकल राइट करने का कहा था, वो आपने वैसे यूनिवर्सिटी के लिए कहा था कि जब हम परफॉर्म करेंगे उसके साथ रीडिंग सीखेंगे, या असाइनमेंट थी कि आपको सबमिट भी करवानी है? नहीं नहीं, वो